हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छी खासी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से 72 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज 3 है हमारी। इससे पहले 2 वीडियो हम लोगों ने जो है अच्छे से कवर किया है लोक विकास और पर्यावरण वाले यूनिट से, और एक में हमने 48 क्वेश्चन कवर किया था और एक वीडियो में हम लोगों ने 54 क्वेश्चन जो है कवर किया था। तो टोटल हमने 100 क्वेश्चन के ऊपर कवर कर लिया है लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से। और वे सब जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप उन क्वेश्चन को जरूर देखें एक बार, आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। तो उसी प्रकार से हम आज के इस वीडियो में जो है लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से 72 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें ताकि इनके बीच में जो भी प्रश्न आपको बताया जाए, और इसके साथ साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है आप उसको प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 103 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम लोगों ने 102 क्वेश्चन तक जो है कवर किया था, और आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 72 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करेंगे 103 से। तो यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना जो कि एक प्रदूषण के कारण हानिकारक हो जाती है, इन चारों विकल्पों में से बताना है कि ऐसी कौन सी प्राकृतिक घटना है जो कि प्रदूषण के कारण हानिकारक हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये एक ऐसी घटना है जो कि प्रदूषण के कारण हानिकारक हो जाती है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों की अगर अधिकता ज़्यादा होगी हमारे एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। और इनको बढ़ाता कौन है, CO2 जो गैस होता है, मीथेन होता है, और भी कई तरह की गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और इनकी अधिकता होने से क्या होगा, एक संतुलन में रहेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि रात के वक्त जो हमारा वायुमंडल ठंडा होता है वो ये गैसें क्या करती हैं, उनको गर्म रखता है। लेकिन ये ज़्यादा भी हो जाएंगी तो ज़्यादा समस्या होगा, क्योंकि एक टेम्परेचर लिमिट होता है। जैसे हमारे शरीर का, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे अधिक होती है तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो उसी प्रकार से समस्या हो जाएगी अगर ये गैसें ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। तो जो ओजोन परत में हमारा छिद्र हो रहा है या ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो किस गैस के द्वारा वो हो रहा है, हमें वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था, बहुत ही एक्सप्लेन करके। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। अब ये बायोडिग्रेडेबल क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं, ये आपका इसका हिंदी जो होता है जैव निम्नन होता है। ठीक है, याद रखना है इसको, क्या होता है, जैव निम्नन इसकी हिंदी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि वे पदार्थ या जो कि प्राकृतिक रूप से जो है अपघटित नहीं हो सकते हैं, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। याद रखिएगा, जो प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से जो है क्या हो सकते हैं, वो अपघटित यानी कि वो पुनः जो है मिट्टी में नहीं मिल पाए। जैसे पत्ते हैं, ये सभी जो है आपका बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये पत्ते पेड़ से गिरते हैं फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी अपघटित, जो अपघटित नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। जो अपघटित हो जाएगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा। इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैंने समय लिया लेकिन आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा अगला होगा क्वेश्चन नंबर 106 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन से बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हैं जिन्हें यदि अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया गया तो पृथ्वी को विषाक्तता के खतरनाक स्तर तक प्रदूषित करने की वे क्षमता रखते हैं। यानी बताना है कौन से अपशिष्ट हैं इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट
हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडियोधर्मी पदार्थ। इसके बारे में मैंने बहुत सारे पिछले वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट मैंने करा रखे हैं उसमें बहुत डिटेल में बताया। तो ये एक ऐसा अपशिष्ट है जो कि मतलब जिसको हम अच्छे प्रकार से अगर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो ये पृथ्वी को विषाक्त के खतरनाक स्तर तक ये प्रदूषित करने की क्षमता रखता है। जैसे पता है कि रेडिएशन ज़्यादा हो जाने से हमारी कोशिकाएं जो होती हैं अनेक रूप से वृद्धि करती हैं और उनमें ट्यूमर जैसे हालात आप देखते हैं, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, ये किसकी वजह से? रेडिएशन की वजह से होता है। अब रेडिएशन कहाँ कहाँ से निकलता है? तो जो सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, जो रॉकेट लॉन्च होते हैं, उनके द्वारा भी जो है रेडिएशन निकलता है। उसके साथ साथ एक्सरे मशीन होती है, गैजेट्स होते हैं जितने, तो रेडिएशन इनसे निकलता है। ज़्यादा नहीं निकलता है लेकिन निकलता है। तो ये एक ऐसा हमारा अपशिष्ट होता है जिसको अगर सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाएगा तो ये पृथ्वी को विषाक्त पदार्थ से जो है पूरा भर देगी। जब और भर देगी तो आपको पता है कि जीवन संभव नहीं हो पाएगा। एक और एग्जांपल है आपका, जापान में एक हिरोशिमा नाम का जगह है, वहां पर भी जो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। लेकिन आज भी आपको वहां पे अगर यूट्यूब पे अगर वीडियो सर्च करें या इंटरनेट से सर्च करें तो आज भी वहां के बच्चे जो है विकलांग पैदा होते हैं। किसके कारण से? रेडिएशन के कारण। बॉम्ब तो फट के खत्म हो गया लेकिन उसकी रेडिएशन आज भी मौजूद है वहां पर। यानी तो रेडिएशन कितने लंबे समय तक रह सकता है आपको पता चल गया होगा। तो बहुत ही खतरनाक है ये। तो बहुत ज़्यादा मैंने समय ले लिया लेकिन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल को शुद्ध करने की एक विधि नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो जल को शुद्ध करने की विधि नहीं है, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी विकिरण जो होता है ये जल को शुद्ध करने का जो है एक विधि नहीं है। बाकी जो है आपका आसवन विधि से जल शुद्ध किया जाता है। जल स्रोतों का जो वाष्पीकरण होता है उसके द्वारा भी जल शुद्ध होता है। उसके साथ साथ आपका रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है इसके द्वारा भी जल को शुद्ध किया जाता है। लेकिन पराबैंगनी विकिरण के द्वारा जो है जल शुद्ध नहीं किया जाता, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य प्लास्टिक अपशिष्ट के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पे चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि सामान्य प्लास्टिक अपशिष्ट यानी कि जो उसका अवशेष होता है उस अपशिष्ट के संबंध में सही नहीं है, बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, यहां पे बताया जा रहा है कि यह बायोडिग्रेडेबल है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे पदार्थ जो अपघटित प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, रबर हो गया, और तो ये क्या हो जाएंगे आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं हो सकते हैं। जो प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाते हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं होगा। आपको याद होगा, आपको अगर अच्छे से समझ में आया होगा ऊपर तो आपने अच्छे से इसको फाइंड आउट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 109, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का कारण होता है। यहाँ पे बताना इन चारों विकल्पों में से कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय पानी की बूंदों के साथ रासायनिक वायु प्रदूषण का संयोजन जब हो जाता है, इस कारण से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। अब ये रसायन कैसे जाते हैं, हमारे पृथ्वी से फैक्ट्रियों के द्वारा जो केमिकल्स निकलते हैं, गैस निकलते हैं, वो ऊपर जाते हैं, फिर वर्षा के बूंदों के साथ क्या कर लेते हैं, वो संयोजन मतलब मिल जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा। यानी कि कैसे कहते थे पुराने लोग कि जो है पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि पहली बारिश में क्या होता है कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो डस्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे रसायन इंक्लूड होते हैं, तो वो पानी के साथ बूंदों के साथ क्या होता है, नीचे गिरते हैं। इसलिए कहते हैं ना 2-3 पानी गिर जाए भाई तो उसके बाद नहाना, फिर उससे क्या होगा कि आपको स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये अम्लीय वर्षा अगर भीग जाते हैं इसमें तो आपको बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 110, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रभाव नहीं है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मृदा क्षारीयता। यह जो है अम्लीय वर्षा का प्रभाव नहीं होता है। बाकी अम्लीय वर्षा से वृक्षों की मौत हो जाएगी। जैसे कि बात है कि पानी में बहुत सारे केमिकल्स विषाक्त पदार्थ रहेंगे तो वो जड़ों तक जाएंगे जो कि जड़ों को खराब कर देंगे। और उसके साथ साथ क्या है, पौधों की उत्पादकता में कमी आएगा। जब पानी ही साफ सुथरा नहीं रहेगा तो पौधे की गुणवत्ता कैसे होगी। फिर डी ऑप्शन दिया गया, झीलों और तालाबों में मछलियों की मौत। अगर गंदा पानी है तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होगा, जिससे क्या होगा, जो जलीय जीव हैं वो मरने लगेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो अम्लीय वर्षा के प्रभाव के संबंध में सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है आपका सही नहीं है। मृदा क्षारीयता जो है अम्लीय वर्षा का प्रभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 11,
इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खतरनाक और लंबे समय तक स्थायी रहने वाला अपशिष्ट है। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि सबसे खतरनाक और बहुत लंबे समय तक वो स्थायी रूप से रहने वाला अपशिष्ट कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाणु अपशिष्ट। परमाणु अपशिष्ट के रूप में रेडियो एक्टिव पदार्थ हमें मिलते हैं। तो ये जो है लंबे समय तक स्थायी रहने वाला अपशिष्ट होता है। आपको मैंने अभी ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 112। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और उसके प्रत्येक स्तर पर केंद्रित होते हैं। इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बायोमैग्निफिकेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और उसके प्रत्येक स्तर पर जो है केंद्रित हो जाते हैं। तो वो जो है आपका बायोमैग्निफिकेशन। आपको याद रखना है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ईंधन के उपयोग से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन से ईंधन का अगर हम उपयोग करते हैं जिसके द्वारा वायु प्रदूषण कम होता है। तो वो कौन सा ईंधन यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ये भी एक ईंधन का सोर्स है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो है वायु प्रदूषण जो है हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अपशिष्ट के रूप में बहुत कुछ नहीं निकलता है इसके द्वारा इस ईंधन का जो है इस्तेमाल करने से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत सारे शहरों में हमारे यहाँ चलता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पे सीएनजी से गाड़ियाँ चलती हैं, टेम्पो चलती है, कार चलती है, आपको पता होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 114। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य सूचक है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा जीव सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य सूचक है। तो वो लाइकेन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें पूछा जा रहा है कि पेट्रोल इंजन किस प्रकार के गैसीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। पेट्रोल इंजन किस प्रकार के गैसीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो नाइट्रोजन प्रकार के ऑक्साइड को ये उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। इन चारों विकल्पों में से बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, CO2। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। तो CO2 आपको याद रखना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संयंत्र अपशिष्ट के निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। जो संयंत्रों के द्वारा अपशिष्ट निकलता है उसके निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका इन चारों विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, खाद बनाना। खाद बनाना सबसे अच्छा तरीका है। जलाएंगे हम उसको तो फिर से कुछ ना कुछ ऐसे अपशिष्ट निकलेंगे जो वायु प्रदूषण करेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में डंपिंग करेंगे तो वहाँ की जो उर्वरक शक्ति को भी ये खराब करेंगे। इसके साथ साथ उसको भस्मीकरण करेंगे तो उससे भी कुछ जो है हानिकारक अपशिष्ट निकलेंगे। तो खाद बनाना यानी कि उसको एक तरह से रिसाइकल करके फिर से यूज करना, ये अच्छा तरीका है आपका। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 117। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संयंत्र अपशिष्ट के निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि जो संयंत्र होते हैं उसके द्वारा जो अपशिष्ट निकलते हैं उसके निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, खाद बनाना। ये जो है सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर हम उसको जलाते हैं तो फिर से कुछ न कुछ हानिकारक गैस निकलेंगी जो कि हमारे वायुमंडल को दूषित करेंगी। और उसके साथ साथ सी जो दिया गया, पहाड़ी क्षेत्रों में डंपिंग करेंगे। अगर डंपिंग करते हैं किसी गड्ढे में तो वहाँ के जो आसपास के जो मिट्टी वाली उर्वरकता क्षेत्र है वो भी खराब होगी। भस्मीकरण करेंगे तो इसके द्वारा भी कुछ हानिकारक अपशिष्ट निकलेंगे। लेकिन खाद बना लेते हैं या उसको रिसाइकल करके यूज कर लेते हैं तो इसके द्वारा क्या होगा, ये सबसे बेहतर तरीका माना जाएगा संयंत्र अपशिष्ट को निपटान करने के लिए। तो ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मुख्य पर्यावरण समस्या नहीं है जो नाइट्रोजन चक्र में मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न होती है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
ओजोन रिक्तीकरण। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से ऐसी कौन सी मुख्य पर्यावरण समस्या नहीं है जो कि नाइट्रोजन चक्र में मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न होती है। तो ओजोन रिक्तीकरण जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि ऊष्मा को ट्रैप करके रखती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अधजलीय कार्बन कणों के कारण उत्पन्न होती है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्वास की समस्या जो है आपके अधजलीय कार्बन कणों के कारण जो है उत्पन्न होती है, आपको याद रखना है श्वास की समस्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 121। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है। पहला क्या दिया गया है, यह मुख्य रूप से ईंधन के अधूरे दहन की वजह से उत्पन्न होती है। दूसरा दिया गया यह पेट्रोल इंजन में अधिक प्रत्यक्ष रूप से होती है। और जो तीसरा दिया गया यह लंबी अवधि के जोखिम के बाद मतली पैदा कर सकती है। मतली का मतलब जो उल्टी होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। पहला, दूसरा और तीसरा आपका तीनों सही हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में। ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है क्वेश्चन नंबर 122। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर के कौन से अंग की जोखिम के प्रारंभिक दौर के दौरान परमाणु विकिरण से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना होती है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से शरीर के कौन से अंग की जोखिम के प्रारंभिक दौर के दौरान परमाणु विकिरण से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो अस्थि मज्जा की, आपको याद रखना है किसकी, अस्थि मज्जा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्बन सिंक द्वारा प्राकृतिक से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की घटना का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बायो सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द कार्बन सिंक द्वारा प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की घटना का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बायो सिक्वेस्ट्रेशन। तो बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 124। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी ग्रीन हाउस गैस की वैश्विक गर्मी को उत्पन्न करने की क्षमता को प्रतिबिंबित करने के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इन चार विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस गैस की वैश्विक गर्मी को उत्पन्न करने की क्षमता को प्रतिबिंबित करने के लिए जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीवित जीव है जो कि वायु प्रदूषण को इंगित करने के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कवक। ठीक है, कवक हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से ऐसा जीवित जीव है जो कि वायु प्रदूषण को इंगित करने के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है। तो कवक हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 126। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो केवल अपनी मात्रा के कारण वैश्विक गर्मी के लिए उत्तरदायी है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी ऐसी गैस है जो केवल अपनी मात्रा के कारण वैश्विक गर्मी के लिए उत्तरदायी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये ऊष्मा को ज्यादा ट्रैप करेगा, आपको पता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कणिका तत्वों के संदर्भ में सही है, बताना है।
आपको इन तीनों स्टेटमेंट में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। दूसरे में क्या दिया गया, यह डीजल इंजन के कारण अधिक उत्पन्न होती हैं, और तीसरा दिया गया कि यदि ऐसे प्रदूषण में लंबी अवधि तक रहा जाए तो यह श्वास नली और फेफड़े की समस्या पैदा कर सकती है। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कणिका तत्वों के संदर्भ में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 128। इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ इसको मैच करना है हमें। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो ये हमारा जो पहला ए मैच करेगा वो पहले के साथ मैच करेगा, यानी कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण जो है यह अधिनियम जो है 1974 में चालू किया गया था। और फिर बी जो हमारा मैच करेगा वो दूसरे के साथ मैच करेगा, यानी कि वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है ये 1981 में किया गया था और लागू किया गया था। और ये तीसरा जो मैच करेगा वो भी आपका तीसरे के साथ मैच करेगा, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था वो 1972 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था 1986 में। तो ये कुछ डेट थे और आपको इस प्रकार से मैच कर लेना है, और नीचे कूट दिया रहता है, आप मैचिंग के अकॉर्डिंग जो अपने कूट को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जिस प्रकार से मैच किया उस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 29 है, 129। इसमें पूछा जा रहा है कि जब किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए गहन खेती करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के दौरान जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जमा हो जाता है। यहाँ पर बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जब किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए गहन खेती करता है, यानी कि गहन खेती करता है, तो निम्नलिखित में से कौन से तत्व के दौरान जो है जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जमा हो जाती है। तो नाइट्रोजन जो है जमा हो जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। इसमें पूछा जा रहा है कि औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से एक के सिवाय सभी दुष्परिणाम हैं। इन चारों विकल्पों में से बताना कि कौन सा एक है जो कि दुष्परिणाम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जलवायु में परिवर्तन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि औद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से एक के सिवाय सभी दुष्परिणाम होते हैं, और एक ऐसा है कि जो दुष्परिणाम नहीं है। तो जलवायु में परिवर्तन जो है दुष्परिणाम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 131। इसमें पूछा जा रहा है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संबंधित नियम को नमन से किसके अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। नियम भारत को जो है नमन में से किसके अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित नियम को नमन में से किसके अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो है इसको अधिसूचित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए अनुशासित नहीं है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भस्मीकरण। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सा विकल्प प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए अनुशंसित है। तो भस्मीकरण, अगर हम इसको जलाते हैं तो बहुत सारे जहरीली गैसें भी निकलती हैं, तो ये प्रबंधन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 133। इसमें पूछा जा रहा है कि भारी वर्षा से उर्वरक नदियों में बह जाते हैं, जिसके कारण निम्नलिखित में से कौन सा दुष्परिणाम पैदा हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूट्रोफिकेशन जो है आपका दुष्परिणाम पैदा हो सकता है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि भारी वर्षा से उर्वरक नदियों में बह जाते हैं, जिसके कारण से निम्नलिखित में से कौन सा दुष्परिणाम पैदा हो सकता है। तो यूट्रोफिकेशन नाम का जो है दुष्परिणाम पैदा हो सकता है अगर भारी वर्षा के कारण उर्वरक जो है नदियों में बह जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक नहीं है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन के ऑक्साइड। क्वेश्चन में यही पूछा गया कौन सा एक वायु प्रदूषक नहीं है। तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड जो है वायु प्रदूषण नहीं है। कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सभी वायु प्रदूषक हैं, लेकिन हाइड्रोजन के ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 135, इसमें पूछा जा रहा है कि जैसे हम क्रमिक रूप से खाद्य श्रृंखला में उच्चतर स्तरों की ओर जाते हैं तो रसायनों की एकाग्रता में क्रमिक रूप से वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बायो मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जैसे हम क्रमिक रूप से खाद्य श्रृंखला के उच्चतर स्तरों की ओर जाते हैं तो रसायनों की एकाग्रता में क्रमिक रूप से वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को जो है बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है, कोई क्वेश्चन लगता है कि सही नहीं है सर या समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन के। मैं उसका जो है आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मैं आपको संतुष्ट करूंगा अपने जवाब से। मुझे नहीं आएगा तो भी मैं कहीं से भी फाइंड आउट करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कोई भी डाउट है किसी टॉपिक से तो आप जरूर क्वेश्चन किया करिए, कमेंट में पूछा करिए। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 136, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार की संधि है हमें इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रदूषक के ऊपर जो है ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो वैश्विक संधि हमारी थी इस पे किया गया था। तो उद्देश्य हमारा यही था, आपको याद रखना है क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्नों में किसी प्रकार का डाउट हो, प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137। इसमें पूछा जा रहा है कि जल में काई सामग्री की उच्च मात्रा की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस बात का संकेत है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जल का अम्लीय होना। क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि जल में काई सामग्री की उच्च मात्रा की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस बात का संकेत करती है? तो जल का अम्लीय होना की ओर यह संकेत करती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा जा रहा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 138। इसमें पूछा जा रहा है कि जब जल में फ्लोराइड की एकाग्रता 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे निम्नलिखित में से किस रोग के पैदा होने की संभावना होती है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरिसिस। तो फ्लोरिसिस रोग का जो है होना संभव हो जाता है आपका किसके कारण से? जब जल में फ्लोराइड की एकाग्रता जो है 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो फ्लोरिसिस रोग जो है पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू जल आपूर्ति में सल्फेट की सुरक्षित अनुमेय सीमा है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 200 मिलीग्राम प्रति लीटर। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी घरेलू जल आपूर्ति में सल्फेट की सुरक्षित अनुमेय सीमा होती है? तो 200 मिलीग्राम प्रति लीटर में आप इसको मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 140। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सिलिकोसिस प्राय किस प्रकार के उद्योग में होता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टोन क्रशर में। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से सिलिकोसिस प्राय किस प्रकार के उद्योग में होता है? तो स्टोन क्रशर के उद्योग में जो है यह होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है? इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का जो हमारा परम स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा के कारण ही जो है हमें इतनी ऊष्मा मिलती है अर्थ पे। तो आपको याद रखना है कि सबसे परम स्रोत यानी सबसे ज्यादा हमें ऊष्मा कहाँ से मिलती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो सूर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। इसमें पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में अक्षय ऊर्जा को पुनः वर्गीकृत किया गया है जिससे सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र संबंधित परियोजनाओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सफेद श्रेणी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अभी हाल ही में अक्षय ऊर्जा को पुनः वर्गीकृत किया गया है।
जिससे सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र संबंधी परियोजनाओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो सफेद श्रेणी के। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सफेद श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 143। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संलयन। ठीक है, परमाणु संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभामंडल निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह जहां से विकिरण उत्पन्न होती है। ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रभामंडल इन चारों विकल्पों में से किसको संदर्भित करती है? तो सूर्य की दिखाई देने वाली सतह जहां से विकिरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभामंडल। आप याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। और प्रभामंडल में जैसे कि आप देखते हैं कि शाम के समय में सूर्य अस्त होता है, तभी भी आपको रेड कलर जो है दिखाई देता है, पूरा लालिमा पूरा आकाश में दिखाई देती है। और साथ ही साथ सुबह जब सूर्योदय होता है तो उस समय भी आपको थोड़ी बहुत लालिमा दिखाई देती है। तो किसके कारण से ये सब संभव हो पाता है? ये विकिरण उत्पन्न होने से, यानी कि ये जो डस्ट पार्टिकल आप देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर पे हैं, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है प्रकाश का। इससे क्या होते हैं कि सूर्य से निकलने वाले जो प्रकाश उसमें कई रंग होते हैं, तो वो रंग जो है डल हो जाते हैं और बाकी रेड कलर जो है सघन रूप में हमको दिखाई देते हैं, जिसके वजह से वो एक प्रभामंडल हमें दिखाई देता है एटमॉस्फेयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य में वन उस राज्य के क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस राज्य में वन यानी कि जंगल जो है उस राज्य के क्षेत्रफल से भी अधिक है? तो वो है मिजोरम। मिजोरम का जितना क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल से ज्यादा कहीं वहां पे क्या है? जंगल है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि किसी टेक्निकल इशू के कारण जो है आगे के जितने भी प्रश्न हमारे बचे हैं, जैसे 20-22 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, लेकिन टेक्निकल इशू यानी फोन में कोई टेक्निकल इशू आ गया जिसके कारण से बाकी के क्वेश्चन को मैं नहीं कवर करा पा रहा हूं। लेकिन आज के इस वीडियो में हमने 43 क्वेश्चन को जो है कवर किया है, और ये टेक्निकल इशू नहीं रहता तो मैं 72 क्वेश्चन आपको कवर करा देता। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आज के इस वीडियो में हम लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से जो है 72 क्वेश्चन को कवर करेंगे, बट टेक्निकल इशू हो गया है और बाकी के जितने क्वेश्चन बचते हैं मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। उसके साथ साथ जो और भी यूनिट हमारे 2-3 यूनिट और बचे हैं, जैसे कि उच्च शिक्षा प्रणाली हो गया, तो और एक और यूनिट हमारी है प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध जो है। तो ये सभी यूनिट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उसको जल्द ही आपको अपलोड करके प्रोवाइड कर दूंगा। 4 से 5 दिन के अंदर जो है मैं ये सारे यूनिट पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जितने भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रत्येक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप किसी भी वीडियो, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं की है फर्स्ट पेपर में, तो आप इन वीडियो को देखें, आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगा। और तर्क वाला जो हमारा चैप्टर है, जो लॉजिकल रीजनिंग वाला चैप्टर है, उससे भी मैं जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो आज का वीडियो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, यानी कि 72 क्वेश्चन आपको नहीं करा पाया, इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन बाकी के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में जल्द ही कवर करा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए 43 वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये 43 क्वेश्चन आपको किस प्रकार के लगे, आपके मतलब लेवल के हैं या एग्जाम के लेवल के हिसाब से है या नहीं है, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट में फीडबैक जरूर दें। और किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ साथ कोई कमी है वीडियो तो उसके बारे में भी अवगत करा सकते हैं, ताकि हम आने वाले वीडियो में जो है उसे सुधार करके वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकें। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। जिन विद्यार्थियों ने थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं की है, 10 दिन से वो पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन, तो ये निश्चित रूप से ये वीडियो जो है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो उनको वीडियो जरूर शेयर करें। तो नए अगर व्यूअर हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लें न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।